आज की हमारी चर्चा एक ऐसे सवाल पर है जो इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले हर इंसान को चौंकाता है। हम्म। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। दुनिया के एक चौथाई अर्थव्यवस्था यहीं से चलती थी और यहाँ मुगलों जैसा एक ताकतवर साम्राज्य था। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन से कुछ 100 व्यापारी आए और महज 1.5 सालों में पूरे देश के मालिक बन बैठे? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ एक साम्राज्य के हारने और एक कंपनी की जीतने की कहानी नहीं है। नहीं। ये कहानी है आत्मविश्वास के अंधेपन में बदलने की, हम्म। छोटी छोटी गलतियों के पहाड़ बन जाने की, और एक ऐसी चालाक रणनीति की जिसने पूरे देश का भविष्य ही बदल दिया। तो एक व्यापार करने आई कंपनी ने इतने बड़े साम्राज्य को उखाड़ कैसे फेंका? इस पूरी कहानी को समझने के लिए आज हम दिए गए स्रोतों की गहराई में उतरेंगे और इस बड़े बदलाव के हर मोड़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है 16वीं सदी के अंत में, जब दोनों देशों के हालात में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत अपनी दौलत और शान के शिखर पर था, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन गृह युद्ध और गरीबी से जूझ रहा था। अच्छा। मतलब हमारे सोर्स के मुताबिक ब्रिटेन की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि उसके नाविक पुर्तगाल के जहाजों को लूट कर गुजारा करते थे। सच में? हाँ, और इसी लूटमार के दौरान उन्हें भारत की बेहिसाब दौलत की भनक लगी, जिसने उनका ध्यान इस सोने की चिड़िया की तरफ खींचा। तो यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी शुरू होती है। ये बनी कैसे और जब वो भारत आए तो उनका स्वागत कैसे हुआ? तो साल 1600 में, जैसा कि इस विश्लेषण में बताया गया है, करीब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी कूटनीति से महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार के लिए एक शाही समर्थन भी हासिल कर लिया। और जब वो भारत पहुंचे उस वक्त यहाँ मुगल बादशाह कौन थे? यहाँ समय का बहुत बड़ा खेल है। जब तक कंपनी का पहला जहाज 1608 में गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा, तब तक सम्राट अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और तख्त पर उनके बेटे जहांगीर बैठ चुके थे। अच्छा। कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में तोहफे लेकर पहुंचा। तो क्या उसे आते ही व्यापार करने की इजाजत मिल गई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। उस वक्त भारत के समुद्री व्यापार पर पुर्तगालियों और डच व्यापारियों का दबदबा था। वो नहीं चाहते थे कि कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरे, तो उनके दबाव में आकर जहांगीर ने अंग्रेजों को साफ मना कर दिया। तो ये तो पहली कोशिश में एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। लेकिन अंग्रेजों की एक खासियत थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। सोर्स बताता है कि वो लगातार जहांगीर के दरबार में चक्कर काटते रहे, नए नए और ज्यादा आकर्षक प्रस्ताव देते रहे। उनकी ये मेहनत आखिरकार काम आ गई और कुछ समय बाद जहांगीर ने उन्हें व्यापार की इजाजत दे दी। तो ये थी उनकी पहली बड़ी कूटनीतिक जीत। हाँ, भारत में उनकी पहली बड़ी जीत। इसके बाद उन्होंने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई जैसी जगहों पर अपनी फैक्ट्रियां खोलनी शुरू कर दी। तो शुरुआत विशुद्ध रूप से व्यापार से हुई। सोर्स में ये भी जिक्र है कि कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया, अच्छी तनख्वाह दी, जिससे कई भारतीय व्यापारी भी उनसे काफी प्रभावित हुए। फिर ये रिश्ता खराब कैसे हो गया? हाँ, मुझे यहाँ एक बात पर रुकना पड़ेगा। एक व्यापार करने आई कंपनी जिसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना है, वो सीधे सीधे उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मुगल सल्तनत से जंग का ऐलान कर देती है। यही तो बात है। इस दुस्साहस की वजह क्या बताई गई है? ये तो सीधे सीधे आत्महत्या करने जैसा लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे जैसे उनका व्यापार भारत में फैला, उनका लालच और उनकी महत्वाकांक्षा दोनों बढ़ती गईं। वो सिर्फ व्यापारी बन के नहीं रहना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने का ख्वाब देख लिया और इसी इरादे से 1686 में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ दी। औरंगजेब, जो शायद सबसे ताकतवर मुगल बादशाहों में से एक थे। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही हुआ जिसका अंदाजा था। औरंगजेब की विशाल सेना ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह हराया, उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस करारी हार ने अंग्रेजों को एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। उन्हें यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि मुगलों को सीधी लड़ाई में, मैदाने जंग में हराना लगभग नामुमकिन है। ये दिलचस्प है। उन्होंने अपनी सैन्य कमजोरी को स्वीकार किया, लेकिन क्या ये सिर्फ सैन्य ताकत की बात थी या उन्हें ये भी समझ आ गया था कि भारत की असली ताकत उसकी रियासतों में बटी हुई है और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उन्हें एक एक करके तोड़ा जा सकता है। हाँ, यही पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने सीखा कि मुगलों की सैन्य शक्ति उनकी जड़ है और उस जड़ को सीधे काटने के बजाय उन्होंने उसे अंदर से खोखला करने का फैसला किया। अच्छा।
और यहीं से उस मशहूर रणनीति का जन्म हुआ जिसे हम फूट डालो और राज करो यानी डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हैं। तो जंग हारने के बाद वो वापस आए, उन्होंने औरंगजेब से माफी मांग ली और सोर्स के अनुसार औरंगजेब ने उन पर कुछ जुर्माना लगाकर उन्हें माफ भी कर दिया। हाँ, कर दिया। इसे मुगलों के अंत की सबसे बड़ी वजहों में से एक बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक माफी थी, ये इतनी बड़ी वजह कैसे बन गई? असल में यही शायद मुगलों की सबसे बड़ी वैचारिक भूल थी। उन्होंने अंग्रेजों को सिर्फ एक व्यापारी झुंड समझा, एक ऐसा कांटा जिसे वो जब चाहे निकाल सकते हैं। उन्होंने उनकी संगठित महत्वाकांक्षा, उनकी प्लानिंग और उनके सब्र को बहुत कम आंका। मतलब अंडर एस्टिमेट किया? बिल्कुल। ये सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये एक शक्तिशाली साम्राज्य का वो आत्मविश्वास था जो उसके लिए अंधापन बन गया। और इसी अंधेपन का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों को एक बड़ा मौका भी मिल गया। हाँ, यहाँ दो घटनाएं लगभग एक साथ हुई। एक तरफ 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उनकी मौत के साथ ही मुगल सल्तनत में गद्दी के लिए खूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। अच्छा। शहजादे आपस में ही लड़ने लगे, जिससे साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा। जो भी बादशाह बने उनमें अनुभव की कमी थी और वो सल्तनत को संभाल नहीं पाए। तो एक तरफ मुगल साम्राज्य अंदर से बिखर रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजों को मतलब टैक्स फ्री व्यापार का जैकपॉट मिल गया। बिल्कुल। ये तो किसी भी कंपनी के लिए एक सपने जैसा है। सोर्सेज बताता है कि उन्होंने इस सुनहरे मौके को कैसे भुनाया। तो 1717 में एक मुगल बादशाह ने उन्हें एक शाही फरमान जारी किया। कहने को तो ये सिर्फ व्यापारिक समझौता था जिसमें उन्हें बहुत मामूली सालाना रकम के बदले बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने की आजादी मिल गई। लेकिन ये कोई मामूली फरमान नहीं था। इसमें खास क्या था? इसके जरिए कंपनी को दस्तक जारी करने का अधिकार मिला। ये एक तरह का फ्री पास था जिसे दिखाकर कंपनी का माल बिना कोई चुंगी या टैक्स दिए कहीं भी आ जा सकता था। ओहो। इसका असर दोहरा हुआ। एक तो बंगाल के नवाब और मुगल खजाने को सीधा राजस्व का नुकसान, और दूसरा भारतीय व्यापारियों के लिए बराबरी का खेल ही खत्म हो गया। सही बात है। वो टैक्स चुका रहे थे और अंग्रेज बिना टैक्स के माल बेच रहे थे। यहीं से बंगाल की आर्थिक कमर टूटना शुरू हुई थी। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, इसी दौरान एक और बड़ा हमला हुआ जिसने मुगलों की बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। हाँ, जब मुगल शासक अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझे थे, फारस मतलब पर्शिया के राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस हमले ने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। सोर्स के मुताबिक दिल्ली को बचाने के लिए मुगल बादशाह को करीब 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे मोती, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था, नादिर शाह को देने पड़े। बाप रे। इस भयानक लूट ने मुगलों की तिजोरी पूरी तरह खाली कर दी और उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो अब तस्वीर साफ हो रही है, मुगल साम्राज्य अंदर से टूट चुका है, तिजोरी खाली है और अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल की रणनीति के साथ तैयार बैठे हैं। बिल्कुल तैयार। उन्होंने अपना पहला निशाना किसे बनाया? भारत के सबसे अमीर सूबों में से एक बंगाल को। वहां के नवाब सिराजुद्दौला एक मजबूत शासक थे और वो अंग्रेजों की मनमानी, खासकर दस्तक के दुरुपयोग से परेशान थे। अंग्रेजों ने उन्हें रास्ते से हटाने का फैसला किया। और इसी के बाद प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आमने सामने की लड़ाई थी? बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे जंग से ज्यादा एक साजिश बताता है। अंग्रेजों की सेना नवाब की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी। सीधी लड़ाई में उनका जीतना नामुमकिन था। तो फिर असल लड़ाई तो उन्होंने नवाब के अपने लोगों को अपनी तरफ मिलाकर जीती। तो ये सिर्फ मैदानी जंग की तैयारी नहीं थी, मतलब पर्दे के पीछे भी कुछ चल रहा था। हाँ, उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर और बंगाल के सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ को नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। अच्छा। जब 1757 में प्लासी में लड़ाई का दिन आया तो नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा मीर जाफर के नेतृत्व में लड़ाई नहीं। क्या बात है। वो बस खड़े तमाशा देखते रहे। सिराजुद्दौला को धोखा मिला और वो हार गए। ये सैन्य जीत से ज्यादा कूटनीतिक धोखेबाजी की जीत थी। और मीर जाफर नाम आज भी हमारे यहाँ धोखेबाजी का प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि इस एक घटना ने हमारी सोच पर कितना गहरा असर डाला है। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। प्लासी की जीत के बाद उन्होंने मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया। इसके ठीक 7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बार अंग्रेजों के खिलाफ 3 बड़ी ताकतें एक साथ खड़ी थीं। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 3 बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली सेना। इसका नतीजा तो अंग्रेजों के खिलाफ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
अंग्रेजों की संगठित और अनुशासित सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अच्छा। और बक्सर की जीत प्लासी से भी ज्यादा बड़ी थी। प्लासी की जीत धोखे से हुई थी, लेकिन बक्सर की जीत ने यह साबित कर दिया कि अब अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन चुके हैं। सही बात है। इसके बाद उन्होंने यही फूट डालो और राज करो की नीति दक्षिण में निजाम और मराठों के बीच अपनाई। उन्हें आपस में लड़वाया और फिर कमजोर करके उनकी रियासतों पर भी कब्जा कर लिया। तो 28वीं सदी के अंत तक भारत का बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ चुका था। लेकिन सिर्फ तलवार के दम पर इतने बड़े और विविधता वाले देश पर राज करना तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें कुछ स्थानीय समर्थन भी मिला होगा। सोर्स इस बारे में क्या बताता है? ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी और जटिल पहलू है। अंग्रेज जानते थे कि भारत पर लंबे समय तक राज करना है तो कुछ भारतीयों को अपने साथ मिलाना ही होगा। उन्होंने सबसे पहले बड़े जमींदारों को अपने पक्ष में किया, जिन्हें उन्होंने जमीन का मालिक बनाए रखने का वादा किया। जमींदारों का साथ तो समझ आता है, लेकिन उनके अलावा भी कुछ लोग थे। हाँ, अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसे काम भी किए जिन्हें उस वक्त सुधार की तरह देखा गया। जैसे उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लागू की, सती प्रथा जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने की कोशिश की। अच्छा। सड़कें बनवाईं और सबसे अहम रेलवे लाइनें बिछाईं। इन कामों से प्रभावित होकर कई समाज सुधारक भी उनके पक्ष में आ गए। उन्हें लगा कि अंग्रेजी राज भारत को आधुनिक बना सकता है। और इसका सीधा असर हमें 1857 की क्रांति में देखने को मिला। एकदम, जैसा कि सोर्स में बताया गया है, यही एक बड़ी वजह थी कि 1857 की स्वतंत्रता क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार, राजे रजवाड़े और पढ़े लिखे समाज सुधारक या तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे या फिर चुप रहे। और इसी अंदरूनी समर्थन ने अंग्रेजों को क्रांति को बेरहमी से कुचलने और भारत पर अपनी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत करने में बहुत मदद की। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। हाँ, 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया और उन्हें रंगून, मतलब आज का म्यांमार, उसकी जेल में भेज दिया, जहां उनकी गुमनामी में मौत हो गई। यही नहीं, उन्होंने उनके बेटों और खानदान के दूसरे लोगों को दिल्ली में सरेआम गोली मार दी, ताकि भविष्य में कोई भी मुगल दोबारा गद्दी पर दावा करने के लिए जिंदा न बचे। और इस तरह भारत पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बन गया। हाँ। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि भारत पर अंग्रेजों का कब्जा किसी एक दिन या एक लड़ाई का नतीजा नहीं था। ये मुगलों की अंदरूनी कमजोरी, उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ, अंग्रेजों की चालाक और धैर्य वाली कूटनीति और सही समय पर सही मौके का फायदा उठाने की उनकी जबरदस्त क्षमता का मिला-जुला परिणाम था। ये कहानी एक व्यापारिक कंपनी की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनने की है, जिसकी शुरुआत शायद मुगलों की एक छोटी सी लगने वाली गलती, यानी उन्हें कम आंकने से हुई थी। सच में इतिहास हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े तूफान की शुरुआत एक मामूली सी हवा के झोंके से होती है। बिल्कुल। सोर्स इस पूरी घटना के लिए मुगलों की गलतियों और कुछ लोगों के निजी स्वार्थ को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन इसमें एक और गहरा सवाल छिपा है जिस पर हमें सोचना चाहिए। और वो क्या है? सोर्स में यह भी जिक्र है कि बड़े जमींदारों और कुछ समाज सुधारकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी बाहरी शक्ति किसी देश पर कब्जा करने का मौका तब तक नहीं पाती जब तक उस समाज के अंदर ही एकता की कमी ना हो, जब तक समाज खुद अंदर से टूटा हुआ ना हो। इतिहास में ये पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तोपें या तलवारें नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक फूट ही होती है?